Well, in this video, we will discuss about the Faraday's law of induction. Uh, ये बहुत वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा मज़ेदार आपको ये वीडियो लगेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए, आपने फैराडे और हेनरीज के एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 गो थ्रू फ्रॉम NCERT, 6.2 एंड 6.3। अब ये जो तीनों ही एक्सपेरिमेंट थे, इनको हम दोबारा फिर से थोड़ी इनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो चर्चा का परिणाम आएगा वो ही फैराडे लॉ हो जाएगा। इतना आपने ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 से क्या सीखा था, और एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 से क्या सीखा, और 6.3 से क्या सीखा। तो जस्ट हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा था फैराडे एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ डिस्कस्ड इन सेक्शन 6.1 ऑफ NCERT। उसमें हमने देखा कि यदि आप एक कॉइल लें, ओके, और उसको आप गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दें, जो कि करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। इसका आपका रिवीजन हो जाएगा। आप एक मैग्नेट को यदि इसकी ओर लेके आते हैं, ये आपका मैग्नेट है। अब इसको हमने मैथमेटिक्स की शेप देनी है जो घटना घटी है। ये मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी रहता है कि ये लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ता है। नॉर्थ पोल से ये बाहर की ओर आती है और साउथ पोल से अंदर की ओर आती है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर चली जाती है। सो ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसे ही कॉइल के रिंग से क्रॉस करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक रिंग से क्रॉस करेंगी तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इन इन लाइंस ऑफ फोर्सेस का किसी रिंग से पास करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और यदि इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करना शुरू हो जाए, बढ़ती जाए, जैसे आप मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके चले जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है इस कॉइल से गुजरेंगी। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो ज़्यादा लाइंस गुजरे तब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। यदि वो घटती चली जाए तब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। ज़रा गौर से देखिए, आपने क्या देखा था कि जैसे मैग्नेट इसकी कॉइल की ओर, स्टेशनरी कॉइल की ओर, जिसका नाम वहाँ C1 रखा हुआ था, तो इसकी ओर मूव करता है, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है, फॉर एग्जांपल, ये टुवर्ड राइट यदि डिफ्लेक्शन देता है, फिर आप एक एंड पर लाके अपने मैग्नेट को रोक देते हैं, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका पॉइंटर बिल्कुल मिड में चला जाता है। मींस वो डिफ्लेक्शन नहीं देता। डिफ्लेक्शन नहीं देने का मतलब इस स्टेज में क्या होता है? नो करंट। इस स्टेज में नो करंट। और तीसरी स्टेज भी आपने देखनी है, जब आप इस मैग्नेट को परे ले जाते हैं, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो देता है, पर वो अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है। तो ये तीन फिगर्स आपने याद रखनी है। ये पहले स्टेज की डिफ्लेक्शन है, जब आपका मैग्नेट जो है वो कॉइल की ओर जा रहा है, जब आपका मैग्नेट रुक जाता है, और जब आपका मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसके हमने रीज़न ढूंढने हैं बाद में, और इसकी एक एक की फिजिक्स आपको एक्सप्लेन की जाएगी। सुनिए। और तीसरी बात आपने क्या देखी थी, एक एक बात आपने यहाँ और पढ़ी थी इस एक्सपेरिमेंट में, कि जितनी तेजी से आपका मैग्नेट जो है वो कॉइल की ओर मूव करता है, तो जो करंट है वो ज़्यादा आता है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा आती है। तो रेट ऑफ चेंज यही मैटर नहीं करता कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, वो आपकी जो फ्लक्स है वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है, वो भी करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ओके। फिर आपके साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जो फैराडे है वो बहुत एक इनोवेटिव साइंटिस्ट थे साइंटिफिक हिस्ट्री में, तो ये जो कॉइल है, उन्होंने क्या किया कि इस कॉइल को ऐसे रहने दिया। जो कॉइल C1 थी, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा है जो करंट को डिटेक्ट करता है। अब आपने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को एक करंट कैरिंग कॉइल के साथ रिप्लेस कर दिया, जो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, और यदि उसके बीच में से स्टेडी करंट जाता है तो वो एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, V।
और उसके अकॉर्डिंग इसका जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट से इसका एंड यदि एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन जाएगा, फिर आप इस कॉयल को इस ओर लेके जाएंगे, तो जो आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन फिर वैसी की वैसी रहेंगी। जब आप कॉयल को मूव कराना बंद कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। जब आप कॉयल को परे की ओर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। यदि आप इस कॉयल को स्टेशनरी कर दें और इस कॉयल को तेज़ी से आप मूव कराएं, तब भी सेम ऑब्जर्वेशंस आती है। और यदि तेज़ी से मूव कराने के बाद आप देखते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरे केस में हमने क्या किया था, यहाँ दोनों में हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल इज द सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट, कि करंट का जो सोर्स है वो रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल है। यहाँ क्या है, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड बार मैग्नेट, दोनों में से कोई एक मूव करे तो करंट आ जाता है। इज द, ये आपका रिवीजन भी हो रहा साथ साथ में, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां से अब लॉ बनेगा। तीसरे केस में उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ रिलेटिव मोशन से करंट आता है, तो फैराडे और हेनरी ने क्या किया कि दोनों को स्टेशनरी कर दिया, इसको हम मूव ही नहीं कराएंगे। सो इस स्टेज में उन्होंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर ऐसे ही यहाँ जोड़े रखा और आपने जो दूसरी कॉइल को भी आपने स्टेशनरी कर दिया, उसको भी आपने मूव नहीं कराना है, उसको आपने ऐसे बैटरी के साथ जोड़ा है और साथ में आपने एक की लगा रखी है। ये देखिए, इस स्टेज में जब उन्होंने इस कॉइल C1 और C2 को स्टेशनरी करके रखा, तो आपने ये देखा कि जैसे हम कॉइल जो की को ऑन करते थे तो इसमें डिफ्लेक्शन आता था, जब आप इसको दोबारा फिर से ओपन करते थे तो उसमें डिफ्लेक्शन आता था और अपोजिट डायरेक्शन में आता था। इसमें भी तीनों केस होते थे। इसमें पहले मान लो डिफ्लेक्शन इस ओर आता है और जब थोड़े टाइम के बाद फिर गैल्वेनोमीटर जो है उसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, क्योंकि जब करंट मैक्सिमम हो जाता है, जब आप स्विच ऑफ करते हो तो डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इन तीनों घटनाओं की फिजिक्स हम पढ़ेंगे आज, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। ओके, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। इसमें यह बताता है कि जैसे ही मैग्नेट इसकी ओर आता है तो कॉइल के बीच में लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुजरनी शुरू हो जाती हैं। तो जब जैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में से ज़्यादा गुजरती है, इसका मतलब देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। तो फैराडे इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं कि इससे ईएमएफ पैदा होती है एंड इट इज इक्वल माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। इसका आपने फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करनी है कि इसको जो लिखा मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपने पढ़ा था ना कि तेजी से मैग्नेट यदि जाता है और तेजी से परे जाता है तो जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होती है। सो ये बता रहा है कि कितने तेजी से रेट डी अपॉन डी टी का मतलब होता है कोई चीज़ समय के साथ कितनी तेजी से उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे आपने वेलोसिटी में पढ़ रखा है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी पढ़ते हैं आप। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी तेजी से आपकी कार कवर कर रही है, आपकी बस कवर कर रही है, ये मतलब होता है इसका। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अब आप देखिए कि जो ईएमएफ है, ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है आपने कि ई इज इक्वल टू आई आर एंड इट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। इसका मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, दिस इज ईएमएफ एंड आई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डी फाई बी अपॉन डी टी। अब आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ओके, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये बताता है। अब इसको फिर समझिए एक बार कि जब आप मैग्नेट को किसी स्टेशनरी कॉइल की ओर लेके आते हैं तो उसकी कॉइल के बीच में, उस ध्यान से सुनना, उस कॉइल के बीच में जितनी फ्लक्स चेंज होती है वो उसी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करती है और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का कारण बनता है। मतलब उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से करंट आता है और उस करंट की वजह से डिफ्लेक्शन होती है। तो वो कभी राइट में हो लेफ्ट में हो, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल में आपको दी जाएगी। तो तब तक आपको इतना समझना है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दूसरे आर्टिकल में भी सेम ऐसा ही है कि
जैसे कॉइल आपकी इधर जाती है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और उससे ईएमएफ पैदा होती है, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ईएमएफ पैदा होती है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। पर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी कॉइल है, जैसे इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, तो सिंगल लूप नहीं है। यदि आपकी कॉइल में n टर्न्स हैं तो इसमें जो ईएमएफ पैदा होगी वो सिंगल टर्न के कंपैरिजन में उतने ही गुना हो जाएगी। यदि 5 टर्न है तो 5 गुना, 10 टर्न है तो 10 गुना, 20 टर्न है तो 20 गुना। ओके, सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। अब हम इसको थोड़ा सा हम एंड में डिस्कस करेंगे। इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3 के ऊपर चर्चा करते हैं। ये दो चीज़ों तो आपको समझ आ गई। अब आपको इस पार्ट में समझना है कि यदि दोनों कॉइल स्टेशनरी हो जाती है तो फिर गैल्वेनोमीटर में करंट कहाँ से आ गया। आपने पढ़ा है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा, और उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में वो होता है म्यू नॉट टाइम एन आई। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ये फिक्स होता है। और जो म्यू ज़ीरो है ये तो कांस्टेंट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो मैं इसको आगे फर्दर लिख सकता हूँ कि जो V0 है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आपने ध्यान से सुनना कि जो करंट है, जितना करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा है कि जहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं जिस रीजन में, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। जहाँ फील्ड लाइंस कम होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। जैसे ही आप की को प्रेस करते हैं तो ये जो करंट है वो I इज़ इक्वल टू 0 से लेके I इज इक्वल टू मैक्सिमम एकदम से नहीं होता, इट विल टेक सम फाइनाइट टाइम डेल्टा टी। तो जब वो 0 से मैक्सिमम होता है तो उसके लिए वो कुछ समय लेता है। इसका मतलब क्या है कि करंट धीरे धीरे बढ़ता है। करंट धीरे धीरे बढ़ने का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ती चली जाती है। अब इसका मैग्नेट बन जाएगा, जैसे इसमें से करंट गुजरेगा ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब डायरेक्ट क्या है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इस कॉइल के बीच में से C1 में से क्रॉस करेंगी। जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करनी बढ़ती चली जाएंगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो आप जानते हैं कि ईएमएफ पक्का पैदा होगी। उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन डी फाई बी अपॉन डी टी। तो हो सकता है कि इस बार एक बार वो डिफ्लेक्शन जैसे इस डायरेक्शन में देता है, फिर क्या होगा, थोड़े टाइम डेल्टा टी के बाद आपका जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। करंट मैक्सिमम हो जाने का मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो हैं वो इस एंड से जो निकलेंगी वो फिक्स हो जाएंगी। यदि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फिक्स हो जाएंगी, आपकी कॉइल ऑलरेडी स्टेशनरी है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। यदि ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये भी आपको बात समझ आ गई कि किस स्टेज के ऊपर जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है। और जो अगला स्टेज है उस अगले स्टेज में आप ये देखेंगे कि आप इस की को दोबारा रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और सर्किट ऑफ हो जाता है। इस ऑफ सर्किट स्टेज में क्या होता है, जब आप इसको की को बाहर निकालते हैं तो आपका करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, आई मैक्सिमम। अब ये आई मैक्सिमम से जीरो होने में, क्योंकि आपने तो स्विच को ऑफ कर रखा है, तो ये जीरो होने में दोबारा फिर से एक फाइनाइट टाइम लेता है। इसको मैं फिर डेल्टा टी से लिखता हूँ, ये एकदम से जीरो नहीं होता। यदि करंट घटेगा, अब यहाँ चलते हैं, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लाइंस यहाँ से धीरे धीरे करके घटती चली जाएंगी तो घटती बार भी चेंज इन फ्लक्स होगा, और यदि चेंज इन फ्लक्स होगा तो दोबारा फिर से जो ईएमएफ है वो पैदा होगा, और यदि ईएमएफ पैदा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अवश्य पैदा होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो वही होगा -1/r रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स की किस स्पीड से फ्लक्स चेंज हो रही है, उतना ही जो करंट है वो इसमें जनरेट होगा. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कि मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से हम इस आर्टिकल को कैसे पढ़ लेते हैं. और अब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं. अब हमें जो हमारे तीनों ही एक्सपेरिमेंट हैं, इससे जो कंक्लूजन निकला उसको हम ऐसे लिखते हैं कुछ चंद शब्दों में, जो कंपाइल्ड फॉर्म होगी इसका कंक्लूजन, कि जो द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब आपको तह से समझ आ गया होगा शायद, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि कितनी ईएमएफ पैदा होगी, इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, कितनी ईएमएफ पैदा होगी इन ए सर्किट, इन ए सर्किट. अब ये किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है कॉइल C1 की. यहाँ इस कॉइल की बात हो रही है C1 की. इन ए सर्किट इज इक्वल टू, अब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये अब आ जाएगा इज इक्वल टू. अब इस पार्ट को आपने लैंग्वेज में लिखना है. इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस पार्ट का लैंग्वेज है ये, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, थ्रू द, उसी सर्किट में कितनी तेजी से, इस सर्किट में जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इसी सर्किट में ईएमएफ पैदा होगी और उससे इलेक्ट्रिक करंट आएगा. अब आप आगे देख सकते हैं कि जो आपका फ्लक्स का फार्मूला है, जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको भी हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि फ्लक्स बदलने की जब बात है तो फ्लक्स बेसिकली होती है BA cos थीटा. तो ये तीन पैरामीटर पर डिपेंड करती है. आप मैग्नेटिक फील्ड को बदल दो, जो आपकी कॉइल है उसको या तो छोटा कर दो, स्क्वीज कर दो, या एक्सपेंड कर दो, तब भी फ्लक्स बदल जाएगी. और B और A के बीच में जो एंगल है उसको बदल दो, तब भी फ्लक्स बदल जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड को बदलने के लिए आप कई बार सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं. एरिया को आप स्ट्रेच कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं. और B और A के बीच में एंगल बदल कर आप EMF पैदा कर सकते हैं. और इन चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे. सो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो, इस उम्मीद के साथ कि शायद आपको ये बात समझ आई होगी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और कहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया है, किस तरीके से इसको फिर शब्दों में लिखा है, उसका मतलब क्या है, इसको बताने की मैंने कोशिश की है. यदि आपको फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें. और इसको जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप नियम वाइज, एक सीरीज़ वाइज पढ़ते चले जाएं, क्योंकि एक वीडियो का दूसरे वीडियो के साथ लिंक होता है. आप NCERT की किताब निकालें, उसका हेडिंग वहाँ डालें यूट्यूब में, चैनल में, तो आपको वो वीडियो निकल आएगा. या आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वीडियोज़ में चले जाएं, वहाँ आप बिल्कुल सिस्टम वाइज इनको यदि आप पढ़ेंगे तो आप ज़रूर हर चीज़ को समझेंगे बहुत सही तरीके से. धन्यवाद.